जब कोई कंपनी अपने बिजनेस का विस्तार करती है तो आमतौर पर हमारे और आपके जैसे लोगों से ही पैसा जुटाती है। इसके बदले कंपनी में पैसा लगाने वाले निवेशकों को शेयर देती है। मतलब धंधे का परम धर्म, यानी एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना। हालांकि कई बार निवेशक जितना पैसा लगाते हैं उतनी कीमत के शेयर तो उन्हें मिलते हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद या कुछ दिन बाद मिले शेयरों की कीमत अचानक से या धीरे धीरे कम हो जाती है। इस तरह से आपको चपत लग जाती है, लेकिन अगर जरा सी सावधानी बरत ली जाए तो मुनाफा भी कमाया जा सकता है। मान लीजिए मुनाफा ना भी हुआ तो नुकसान से तो बचा ही जा सकता है। आज के खर्चा पानी में हम मामाअर्थ कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कंपनी अपने आईपीओ के जरिए कितना पैसा जुटाने वाली है, कंपनी का बही खाता कैसा है, कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं और ये क्यों कहा जा रहा है कि कंपनी का आईपीओ भी पेटीएम, नायका या जोमैटो की तरह साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी हुनासा कंज्यूमर ने 29 दिसंबर को आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अपने पेपर जमा करा दिए हैं। पेपर मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शॉर्ट में बोले तो डीआरएचपी। डीआरएचपी को मसौदा दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है। इस दस्तावेज में कंपनी और उसके कारोबार की विस्तृत जानकारी होती है। इस पेपर के जरिए कंपनी बताती है कि वे बाजार से पैसा क्यों जुटाना चाहती है, कितना पैसा जुटाना चाहती है और इस पैसे को वह कहां इस्तेमाल करने वाली है। यह मसौदा दस्तावेज सेबी के पास तो जाता ही है, इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंजों को भी यह ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भेजा जाता है। इस दस्तावेज के मुताबिक मामाअर्थ आईपीओ के जरिए निवेशकों से 2900 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, लेकिन जैसे ही कंपनी ने अपने आईपीओ के पेपर सेबी के पास जमा कराए और यह खबर लोगों तक पहुंची कि कंपनी आईपीओ लाने जा रही है, तब से लगातार इस आईपीओ की वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की बातें इसे लेकर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी बिजनेस टुडे में छपी खबर में नीरज नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, जनवरी 2022 में कंपनी की वैल्यूएशन 9,938 करोड़ रुपए के आसपास थी और कंपनी 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। एक और यूजर ने लिखा है, मौजूदा आईपीओ वैल्यूएशन पर रिटेल निवेशकों को अपनी वैल्यू वापस पाने में 100 साल लग सकते हैं। मैं इस आईपीओ से दूर रहूंगा और मुझे आपसे भी यही उम्मीद है। इसी तरह से विभोर वार्ष्णे नाम के एक यूजर ने लिखा है, 2023 में मेरा पहला रेजोल्यूशन यह है कि मैं मामाअर्थ के आईपीओ में पैसा नहीं लगाने वाला हूँ। क्या मामाअर्थ का आईपीओ भी दूसरा पेटीएम साबित होगा? आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि मामाअर्थ का मालिक कौन है और कंपनी करती क्या है। मामाअर्थ कंपनी की शुरुआत साल 2016 में वरुण अलग और गजल अलग ने की थी। ये दोनों पति पत्नी हैं। मामाअर्थ का हेड ऑफिस गुरुग्राम में है। ये कंपनी स्किन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बेबी केयर प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी की को फाउंडर गजल अलग शार्क टैंक इंडिया की सीजन 1 में शार्क यानी जज भी रह चुकी हैं। कंपनी की पहचान नेचुरल प्रोडक्ट्स बेचने के तौर पर ज्यादा है, लेकिन अब कंपनी अपना विस्तार कर रही है और विस्तार करने के लिए और पैसा जुटाना चाहती है। इसी के तहत कंपनी आईपीओ ला रही है। सेबी के पास जमा किए गए पेपर्स के मुताबिक इस आईपीओ में 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू शामिल है, तो वहीं 4,68,19,635 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। इस बारे में हमने ब्रोकरेज फर्म शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च रवि सिंह से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। इस समय आईपीओ मार्केट में मैंने जैसे बताया कि पिछले 2022 की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें बहुत से आईपीओ ने अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन जो दिग्गज आईपीओ रहे वो फेल होते हुए नजर आए। जैसे कि पहले अगर आप पेटीएम को देखें तो पेटीएम में अब तक 65% की गिरावट, नायका की बात कर लें जो सबसे बड़ा आईपीओ था और उसमें देखते हैं तो उसमें करीब अब तक 55% की गिरावट, और जोमैटो ने तो सारे कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया और उनके मैनेजमेंट की समस्याएं बाहर आने के बाद से इस स्टॉक में बड़ा करेक्शन और इन्वेस्टर को बड़ा नुकसान देखने को मिला। तो यहाँ पर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो जब भी निवेश करें नाम को देखकर निवेश ना करें, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं और उसके आगे प्रोडक्ट कैसे होने वाले हैं, जो आगे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है उसमें उसका कितना रोल है, अगर वो सेटिस्फाई करता है तभी आपको वो आईपीओ रिटर्न देता है। तो इस तरीके के आईपीओ को आप नाम के जरिए से नहीं खरीदारी करें तो ज्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि उसके फाइनेंशियल नंबर्स को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कंपनियों के आईपीओ के झांसे में आप अपना बड़ा नुकसान कर बैठे।
अब लौटते हैं कि दिक्कत क्या है जो कंपनी के आईपीओ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पेटीएम, नायका, जोमैटो जैसी नई कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। इन कंपनियों के आईपीओ इश्यू प्राइस से काफी नीचे चल रहे हैं। ऐसे में दूध के जले निवेशक छाछ को भी फूंक कर पीना चाहते हैं। इसलिए मामाअर्थ को लेकर भी लोग सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अब जड़ पर चलते हैं, यानी कंपनी के बही खाते की बात करते हैं। न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल में छपी खबर में कहा गया है कि मार्च 2022 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का रेवेन्यू लगभग दोगुना होकर 943 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का रेवेन्यू 459 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2020 में यह सिर्फ 109 करोड़ रुपए रहा था। वहीं 30 सितंबर 2022 को खत्म छमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 722 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 14.4 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के DRHP के मुताबिक मामाअर्थ को फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1322 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 428 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। समाचार पत्र मिंट में छपी खबर के मुताबिक कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने पर 5 तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहला, यदि कंपनी समयबद्ध तरीके से कंज्यूमर की बदलती प्राथमिकताओं और खर्च के पैटर्न या बदलते ब्यूटी और पर्सनल केयर ट्रेंड को पहचानने या उसके हिसाब से कदम उठाने में नाकाम रही तो उसके प्रोडक्ट्स की मांग घट सकती है। दूसरा रिस्क फैक्टर यह है कि कंपनी की कमाई का ज्यादातर हिस्सा कुछ सीमित प्रोडक्ट से ही आता है। इन प्रमुख उत्पादों की बिक्री घटने पर उसके बिजनेस, कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्थिति को झटका लगेगा। तीसरी दिक्कत यह हो सकती है कि कंपनी खुद प्रोडक्शन नहीं करती है, बल्कि अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर करती है, जो एक बड़ा रिस्क है। चौथा अहम मुद्दा यह है कि मामाअर्थ ब्रांड को कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच देंगी। मार्केटिंग के लिए सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर निर्भरता से बिजनेस और सर्विसेज के लिए डिमांड प्रभावित हो सकती है। पांचवा रिस्क फैक्टर ये है कि कंपनी अपना ज्यादातर सामान ऑनलाइन चैनल्स, मसलन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आदि के जरिए बेचती है। इस तरह से अगर कंपनी अपने ऑफलाइन सेल्स नेटवर्क को बढ़ाने में नाकाम रही तो उसके रेवेन्यू को झटका लग सकता है। इस बारे में भी एक्सपर्ट को सुन लेते हैं। आईपीओ मार्केट में जब भी कोई कंपनी आती है तो 2 ऑप्शन सोच कर आती है। क्यों लेकर आती है, पहले उसका अगर जिक्र करें प्रदीप जी, तो ये समझ में आएगा कि कंपनी चाहे तो बैंक से कर्ज ले सकती है, लेकिन उस कर्ज को देना पड़ेगा, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कंपनी दूसरा रूट लेती है और वो सोचती है कि एक आईपीओ ले आया जाए और इन्वेस्टर से पैसे उठाए जाए, जिसपे कि कोई भी आपकी लिमिटेशन नहीं होती, पैसे आप लॉक कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई उसमें रिटर्न देना है, तो कॉस्ट कम हो जाती है। तो कंपनी अपने कुछ शेयर को रिलीज करती है। अब इस कंपनी की अगर बात करें तो देखिए, इससे पहले भी आपको एग्जांपल में मैं बताऊं तो पेटीएम अपनी वैल्यूएशन से कहीं बड़ा जो है वो पैसा कलेक्ट किया था और इंडिया का काफी बड़ा, यानी सबसे बड़े की तरफ अपना आईपीओ लेकर आए थे। लेकिन हर्ष क्या हुआ वो आपके सामने है। इस कंपनी ने भी कुछ ऐसे ही है कि कंपनी की वैल्यूएशन आपने बताया यहाँ पर करीब 1.2 अरब डॉलर के पास है और लेकर आ रही है 3 अरब से ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है। अभी कंपनी के सितंबर 2022 के प्रॉफिट की तो कंपनी ने 14 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन अगर यही DRHP जो सेबी में उन्होंने फाइल किया है वो अगर देखते हैं तो उसमें बड़े लॉसेस दिखाए, यानी कि 2020 की बात करें तो 428 करोड़ का लॉस और साथ ही 2021 की बात करें तो 1322 करोड़ का लॉस दिखाया है। तो ये कहीं ना कहीं से अनस्टेबल नंबर, और इससे अब इन्वेस्टर को ये लगने लगा है कि कंपनी के कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल में थोड़ा मैनिपुलेशन है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।